मिनट में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। बड़े जोर शोर से एक मंच पर जुटे 28 दलों वाला विपक्षी इंडी गठबंधन इन दिनों आपसी कलह से हलकान होता दिख रहा है। भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले दल अब राज्यों के आगामी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा के संसद में भाषण ने सियासी घमासान मचा दिया है। इस पर गठबंधन का हिस्सा जेडीयू और खुद आरजेडी नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है वो निंदा के पात्र हैं। मैं चेतावनी देता हूं, अगर वो इस प्रकार के बयान देंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उधर पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। पंजाब पुलिस का दावा है कि खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला लंबित है और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने खैरा की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। यहां ये जोड़ देना जरूरी है कि खैरा ने आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की खर्चीली शादी पर सवाल उठाए थे। इस गिरफ्तारी से पहले ही काफी दिनों से आप और कांग्रेस में वाक युद्ध जारी है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आप के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वो उनकी सरकार को गिरा कर दिखाएं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में अपनी उपेक्षा से आहत होकर पहले ही नाराजगी दिखा चुकी हैं और अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर उनकी विदेश यात्रा को लेकर निशाना साधा है। वहीं विपक्षी गठबंधन में मचे घमासान और तूतू मैमे में पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के काम ने विपक्षी गठबंधन को डिरेल कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गठबंधन आपस की लड़ाई में ही व्यस्त है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार 1 अक्टूबर को स्वच्छता के लिए जन आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने को पूरा करना है, जिसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और कई योजनाएं बनाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई गड्ढा न रहे। नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय की कई पहलों के बारे में कहा कि हमने बड़े पैमाने पर बीओटी मोड के तहत सड़कों के निर्माण का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का सुरक्षा ऑडिट भी कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नए आवास के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच दर्ज करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त आपकी सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उनके नीचे मंत्री के नाम अलग अलग घोटालों में है। वहीं भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अस्तित्व में आने के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है तो वह है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सुल्तान केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का एक महल बना रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का ये बड़ा महल बनाने के लिए वियतनाम से करोड़ों रुपए का मार्बल मंगाया गया। भाजपा ने इसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला बताया। उधर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से जांच किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। राजस्थान सरकार की कानून एवं व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में है। दरअसल सीकर जिले में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी शनिवार रात्रि को घर से लापता हो गई। अगले दिन दोपहर में 12 बजे गांव के ही एक कुएं में किशोरी का शव बरामद हुआ। इस मामले में भाजपा नेता और परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना की निंदा करते हुए गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान अपराधियों को शरण मिल रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इस पर पूरी तरह से खामोश है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं के साथ ही दुनिया के तमाम देशों का भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रॉयटर्स पोल में भारत के विकास के अनुमान को बढ़ाया गया है। रॉयटर्स पोल के अनुसार मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.2% बढ़ने की उम्मीद है। रॉयटर्स पोल के विकास पूर्वानुमान में कहा गया है कि भारत अभी भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं नोमुरा ग्रुप ने भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के कारण भारत की रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। ये मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर तय किया गया है। भारत में मोबाइल फोन निर्यात उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार और उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अगस्त की अवधि में भारत ने $5.5 बिलियन का मोबाइल फोन निर्यात किया। भारत की जीडीपी में देश की एमएसएमई सेक्टर का भी बड़ा योगदान रहा है। 132 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें पायदान पर बना हुआ है। देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। 98 वर्षीय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अंतिम सांस ली। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। 1987 में प्रोफेसर स्वामीनाथन को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, एक दूरदर्शी व्यक्ति जिसने खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्हें सही मायने में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने खाद्यान्न में हमारे देश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि के साथ देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई स्थित उनके आवास पर जाकर इस जननायक को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने परिवार को सांत्वना भी प्रदान की। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए कहा कि वो किसानों के कल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हमेशा प्रयास करते रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 29 सितंबर को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। वहां के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कथित तौर पर 15 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम देने वाले ऑटो ड्राइवर भरत सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो गिरकर घायल हो गया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 3 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है। इससे पहले 13 सितंबर को साल्ट लेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को एसटीएफ की बरेली यूनिट ने बुधवार देर रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद सद्दाम लगातार जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। गुजरात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि कच्छ में समुद्री तट से 80 किलो ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 800 करोड़ रुपए है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई तो आरोपी मौके से नशे की सामग्री छोड़कर भाग गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 29 अक्टूबर से 1 अक्टूबर के बीच जयपुर का दौरा करेगी। राज्य में चुनाव आयोग की टीम चुनाव संबंधित सभी पक्षों के साथ वार्ता करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सभी बैठकों में एक से एक नकारात्मक भूमिका घमंडिया गठबंधन की आती रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू को कोई नहीं बुला रहा है, हमने उन्हें पलटू कुमार घोषित कर दिया है। लालू यादव भी उन्हें इसी नाम से बुलाया करते थे। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में कर्नाटक में कल राज्यव्यापी बंद आयोजित किया जाएगा। कई स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। होटल, थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। प्रशासन ने पूरे राज्य में आधी रात से धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। गोवा सरकार ने भी भारत सरकार के अंगदान कार्यक्रम की तर्ज पर यह कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने अंग, लीवर, किडनी और कॉर्निया को दान करने का संकल्प लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल का जम्मू कश्मीर से मणिपुर में तबादला कर दिया है। आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल ने 2019 पुलवामा हमले की जांच करने वाली एनआईए टीम का नेतृत्व किया है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लेह में आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सहयोग से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में भगवान गणेश के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं ने धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के बीच खूब गुलाल उड़ाया। नगर में गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष गूंजते रहे। देश भर में बप्पा का विसर्जन महोत्सव मनाया गया। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर द्वारा नई दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू में गणपति विसर्जन महोत्सव का आयोजन किया गया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील और शहर की अन्य छोटी झीलों में भगवान गणेश की मूर्तियों का धूमधाम से विसर्जन किया गया। संगीत की धुनों, भजनों और नृत्यों के बीच भक्तों द्वारा मूर्तियों को विशाल जुलूस में निकाला गया। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर एक महीने के निचले स्तर पर बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक तरफ जहां सेंसेक्स 610 अंक टूटा, वहीं निफ्टी में भी 193 अंकों की गिरावट देखी गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की बढ़त के साथ 83.20 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 650 रुपये गिरा, वहीं चांदी 1000 रुपये लुढ़की। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों में सामने आया है कि भारत का विदेशी ऋण इस साल के जून के अंत में मामूली रूप से बढ़कर 629.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि ऋण जीडीपी अनुपात में गिरावट आई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि माल एवं सेवा कर जीएसटी के मासिक संग्रह में आई तेजी के पीछे बेहतर कर अनुपालन की अहम भूमिका है और रिटर्न जमा करने एवं पंजीकरण में सख्ती से कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा है कि लोगों को पेंशन उत्पाद एनपीएस आसानी से सुलभ कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश यात्रा पैकेज और उदारीकृत धन प्रेषण योजना एलआरएस पर 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने वालों के लिए स्रोत पर कर संग्रह टीसीएस की सबसे ऊंची 20% की दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। अग्रणी पैकेजिंग समाधान प्रदाता एमआईजी को उम्मीद है कि भारत उसके वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बाजारों में से एक होगा। कंपनी यहां अपना पहला संयंत्र स्थापित करने के लिए करीब 10 करोड़ यूरो का निवेश कर रही है। खान मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत का खनिज उत्पादन जुलाई में सालाना आधार पर 10.7% बढ़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस महीने यूक्रेन के रूस के कब्जे वाले हिस्सों में हुए चुनाव उनके पूर्ण एकीकरण की दिशा में एक कदम है। उन्होंने साथ ही इन चुनावों को निष्पक्ष बताया। चेचन नेता रमजान कादिरोव के बीमार होने की खबरों पर उस वक्त विराम लग गया जब उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन युद्ध में चेचन लड़ाकों के योगदान पर चर्चा हुई। पुतिन ने बैठक के दौरान कहा कि चेचनिया के विकास की गति काफी सकारात्मक है। रूस की सरकार आपके घनिष्ठ सहयोग की आभारी है। वहीं रमजान कादिरोव ने कहा कि हम विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत से लेकर आज तक के नतीजे पर गर्व करना चाहेंगे।
कीव के दौरे पर अचानक पहुंचे नाटो महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेनाएं रूसी सेनाओं के खिलाफ अपने जवाबी हमले में धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रही हैं। स्टोल्टेनबर्ग ने नाटो सदस्य रोमानिया के साथ यूक्रेन की सीमा के पास रूसी हमलों की भी निंदा की। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अपेक्षित रूसी हमलों पर अलग से चर्चा की। सदस्य देशों द्वारा अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों की डिलीवरी पर हमें सहयोगी देशों से आश्वासन मिला है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी रक्षा खर्च में तीव्र बढ़ोतरी अनिवार्य रूप से जरूरी है। उन्होंने रूस के उस दावे को भी दोहराया कि रूस पश्चिम द्वारा उसके खिलाफ छेड़े गए हाइब्रिड युद्ध में लगा हुआ है। रूस ने कहा कि वो अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में मानवीय स्थितियों पर करीब से नज़र रख रहा है, जहां हाल के दिनों में अजरबैजान के सैन्य हमले के बाद 70,000 से ज़्यादा आर्मेनियाई लोगों को भागना पड़ा है। ताइवान के राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी को दुनिया के सामने पेश करते हुए इसकी जमकर तारीफ की। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान की पहली स्वनिर्मित पनडुब्बी को जरूरत से ज्यादा महत्व देने वाला और कुछ असंभव का प्रयास करने वाला करार दिया है। उत्तर कोरिया ने देश के संविधान में खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया है। देश के नेता किम जोंग उन ने इसके साथ ही और ज्यादा आधुनिक परमाणु हथियार बनाने की बात कही है। उधर उत्तर कोरिया की घोषणा के बाद जापान ने तानाशाह के परमाणु संपन्न देश बनने की घोषणा को पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया। चीन ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा पीला सागर में उत्तेजक सैन्य अभ्यास के बाद वो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर 14 सितंबर को इस क्षेत्र में एक दिवसीय सैन्य अभ्यास किया था। यूरोपीय संघ के प्रवासन मंत्रियों ने प्रवासी मुद्दे पर ब्रुसेल्स में बैठक की है। इस बैठक में चर्चा का केंद्र बिंदु ये रहा कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि इटली और जर्मनी बढ़ते अप्रवासन से काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। थाईलैंड की पुलिस ने 15 मिलियन से अधिक की मेट्हाम्फेटामाइन गोलियां और $8.15 मिलियन मूल्य के अन्य अवैध पदार्थ जब्त किए हैं। ग्रीस में विनाशकारी तूफान डेनियल के 3 सप्ताह बाद देश के वोलोस शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें, घर और व्यवसाय जलमग्न हो गए। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा पारित एक कानून के खिलाफ दलीलें सुनी, जिसमें प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए शर्तों को सीमित किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो में गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। पारा 32 डिग्री के पार जा पहुंचा है। इस साल मध्य टोक्यो में 90 दिनों तक गर्मी पड़ी है, जो एक साल में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए आर अश्विन की भारतीय टीम में इंजर्ड अक्षर पटेल की जगह एंट्री हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का आज अभिनंदन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एथलीटों को उनके अनुशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। एशियाई खेलों में भारत ने आज निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। भारत के सरबजोत सिंह ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने वुशु में रजत पदक के साथ आज के दिन की शुरुआत की। भारत के लिए रोशिबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई। घुड़सवारी में एक और पदक भारत की झोली में आया है। अनुष अग्रवाल और एंट्रो ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। अनुष और उनका घोड़ा एंट्रो व्यक्तिगत ड्रेसेज में तीसरे स्थान पर रहा और 73.030 का स्कोर हासिल कर कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अनुभवी पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआत के तीनों मुकाबले जीतने में सफलता पाई। भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने महिला युगल वर्ग के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। शरद कमल और सांथियान ने पुरुष युगल के राउंड 32 में मंगोलिया के
सेरोड गंखुयाग और मानलाई जरगल मोंक ओचिर को आसानी से 3-0 से हराया। मनिका बत्रा और सांथियान राउंड 16 के मुकाबले में सिंगापुर के क्लिरेंस च्यू और झेंग जियान से हार गए हैं। रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने एशियाई खेलों के टेनिस के पुरुष युगल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग चान होंग और सोनवू कोन की जोड़ी को हराया। टेनिस की मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोंसले की जोड़ी सेमीफाइनल में जगह बना रही। मुक्केबाजी में जैस्मिन ने 57 से 60 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पूल ए में जापान को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। एशियन गेम से भारत की पुरुष फुटबॉल टीम अपने खेल के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी और प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज 94वीं जयंती है। लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें उनके गीत हमेशा दर्शकों को उनकी याद दिलाते रहेंगे। कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी रही है। इसका लेटेस्ट पार्ट फुकरे 3 गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है। नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी स्टारर द वैक्सीन वॉर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कंगना के अलावा इस फिल्म में राघव लॉरेंस लीड रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने शाहरुख खान की पठान को पछाड़ते हुए 524.75 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहद लकी रहा है। शाहरुख खान की रिलीज फिल्म जवान भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। जवान ने अब तक देश में करीब 520 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जवान फिल्म की सफलता से उत्साहित शाहरुख ने घोषणा की है कि आज से 30 सितंबर तक जवान फिल्म की एक टिकट खरीदने पर दर्शकों को दूसरी टिकट मुफ्त दी जाएगी। अभिनेता राम पोथिनेनी, संजय दत्त और पुरी जगन्नाथ की आगामी फिल्म डबल आई स्मार्ट का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अगले साल 8 मार्च को रिलीज होगी। अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अपने अभिनय का दमखम दिखाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन राज शांडिल्य करने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।